वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं रोहित मिश्रा आज आपको जो है कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा वो है कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है उसके बारे में आज आपसे डिस्कशन करूंगा। तो ये महत्वपूर्ण जो संस्थान है वो कृषि उत्पाद एवं कृषि के विपणन से संबंधित महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये कृषि के व्यापार में भी और कृषि को जो है वो कृषि की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए, आयात निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इनके बारे में हम जानते हैं। कई सारे एग्जाम्स में अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हमारे लिए जानना जो है वो आवश्यक होता है। आइए इनके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला जो इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है क्या है, एगमार्क। ठीक है, एगमार्क का क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्क। ठीक है, एक जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कृषि जो है वो एगमार्क कहते हैं या एगमार्क के नाम से जानते हैं। एगमार्क जो है वो इंडिया में कृषि एग्रीकल्चर ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 के द्वारा इसको जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, एग्रीकल्चर ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के द्वारा इसका जो है वो डिसाइड किया गया था एक मार्क। और ये जो है इसका जो निर्धारक जो संस्था है वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन या फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो इसके द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य है जो कृषि उत्पाद हैं, ठीक है, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो यह जो चिन्ह होता है ये एक प्रकार का चिन्ह होता है। ठीक है, एगमार्क एक प्रकार का चिन्ह होता है जो कृषि उत्पाद की शुद्धता और गुणवत्ता को दर्शाता है। ठीक है, ये जो है एक प्रकार का मार्क होता है जो कृषि के उत्पाद की गुणवत्ता एवं जो है वो एक प्रकार की उसकी शुद्धता को जो है वो दर्शाता है। ठीक है, एगमार्क जो है वो उन्हीं उत्पादों को दिया जाता है जो एक मानक के अनुरूप होते हैं। ठीक है, ऐसे उत्पादों को एगमार्क दिया जाता है जिनकी शुद्धता मानक के अनुरूप होती है और बिल्कुल उनकी गुणवत्ता भी मानक के अनुरूप होती है, उन्हें ही जो है वो एगमार्क जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो है मार्केटिंग के संबंधित, ग्रेडिंग और मार्केट संबंधित एक प्रकार का चिन्ह होता है जो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता शुद्धता को बनाए रखने के लिए कृषि उत्पादों को दिया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे तो एक गोले कलर का पीले कलर का मार्क जो है वो दिखाई देगा। कृषि कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा उस पर जो उसकी मानक के अनुरूप होगा, स्टैंडर्ड जो होगा, नियमों फॉलो करोगे उस प्रोड्यूस पर जो है वो दिखाई देता है। और यह लेबल जो है वो केंद्रीय कृषि उत्पाद ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 द्वारा जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो मैंने पहले से बताया आपको कि एग्रीकल्चर ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 के द्वारा यह मार्क जो है वो दिया जाता है। इसका जो गवर्निंग बॉडी होती है वो होती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन और फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी गवर्निंग जो है बॉडी होती है। तो ये कृषि उत्पादों की शुद्धता को, गुणवत्ता को, मानक को बनाए रखने के लिए एक चिन्ह होता है जो दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, एग्रीकल्चर ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट के द्वारा जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, अक्सर आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें इकोमार्क। ठीक है, इकोमार्क, ठीक है, जिसको इकोमार्क क्या होता है, इकोमार्क जो है 1931 ईस्वी में, 91 ईस्वी में दिया गया था। और यह जो चिन्ह होता है वह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, तो इकोमार्क जिससे संबंधित है, इकोमार्क, ठीक है, ऐसा जो कृषि उत्पाद जो होते हैं, कृषि उत्पाद जो पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, पर्यावरण में आसानी से डिग्रेडेट हो जाते हैं, पर्यावरण में आसानी से उनका विघटन हो जाता है, उसी कृषि उत्पाद को जो है वो हम उसी उत्पाद को इकोमार्क जो है वो दिया जाता है। इकोमार्क जो है वो भारतीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड किए जाने वाला एक चिन्ह है। ठीक है, इकोमार्क जो है वो भारतीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला एक चिन्ह होता है जो केवल उन्हीं उत्पादों को दिया जाता है
जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और जो पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और पर्यावरण में आसानी से विघटित हो जाते हैं, उन्हीं उत्पादों को इको मार्क जो है वो दिया जाता है। उन्हीं उत्पादों को इको मार्क चिन्ह जो है वो दिया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट पे अगर इको मार्क का चिन्ह लगा हुआ है तो ये समझिए कि वो जो प्रोडक्ट है, जो उपज है, जो उत्पाद है, वो किसी प्रकार से जो है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। ठीक है, लगभग 20,000 ऐसे उत्पाद होते हैं, ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं जिसको इको मार्क जो है वो दिया जाता है अभी तक। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से उन उत्पादों को, कृषि उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली हों, पर्यावरण किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचाने वाले हों, पर्यावरण में आसानी से विघटित हो जाते हों, उन्हीं प्रोडक्ट, उन्हीं को ही जो है इको मार्क जो है वो दिया जाता है। ठीक है, कई सारे एग्जाम्स में, अक्सर एफओ के एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, इको मार्क निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है। इको मार्क एक प्रकार का चिन्ह होता है जो ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण में आसानी से विघटित हो, पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान, प्रदूषण न पहुंचाने वाले हो, ऐसे उत्पादों को इको मार्क जो है वो दिया जाता था। ठीक है, दिया जाता है। यह मार्क जो है वो भारत में पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, कब प्रोवाइड किया गया था? 1991 ईस्वी में प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, इसके बाद भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, इसे BIS कहते हैं। ठीक है, पहले इसका नाम जो क्या था? ISI था, ISI थे। ठीक है, ISI था, बाद में इसे BIS कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? ISI, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, भारतीय मानक संस्थान। लेकिन बाद में इसको जो है BIS कर दिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, बाद में से क्या कर दिया गया? भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है भारतीय मानक ब्यूरो का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, बिल्कुल आप जान लीजिए, जो इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, BIS। तो इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1987 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और यह जो है वो एक निशान खरीदार को तीसरे पक्ष की गारंटी प्रदान करता है और कि माल भारतीय मानकों की शुद्धता, ठीक है, यहाँ पर शुद्धता होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, से बनाया गया है। ठीक है, तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS है, ये पहले ISI था। ठीक है, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें ISI मार्क देखते हैं। ठीक है, ISI मार्क ही को चेंज करके BIS कर दिया गया है। ठीक है, ISI मार्क देखते हैं जो, तो एक प्रकार का चिन्ह होता है जो किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट की शुद्धता, गुणवत्ता को दर्शाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो मानक के अनुसार बनाया गया है, नियमों को फॉलो करता है। ठीक है, जो मानक है, जो नियम है उसको फॉलो करता है, उसके अनुसार ये प्रोडक्ट जो है वो बनाया गया है। अगर ISI मार्क है तो हम आँख बंद करके वो प्रोडक्ट हम आसानी से खरीद सकते हैं और ये जो है वो भारतीय जो है वो उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा भी इसको जो है वो एक प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक प्रकार से उपभोक्ता के संरक्षण, संवर्धन का काम जो वो करता है। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी उत्पाद की, किसी भी सामान की यह गारंटी लेता है ये मार्क कि ये सामान जो है वो मानक के अनुरूप है, शुद्ध है, इसको हम आसानी से जो है वो हम खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। अगर इन सामानों में किसी प्रकार की जो है वो कमी आती है, किसी प्रकार की मानक की गुणवत्ता नहीं रहती है, मानक जो उन्होंने बताए हैं उसके विपरीत वो जो है, अगर वो सामान दिखता है, मानक को पूरा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ हम उपभोक्ता मंत्रालय में हम जो है रिट दायर कर सकते हैं, एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी उपभोक्ता मंत्रालय एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये जो BIS है ये किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी उत्पाद की, चाहे वो कोई भी सामान हो, ठीक है, चाहे वो कृषि उत्पाद हो या अन्य कोई उत्पाद हो, उसकी गुणवत्ता, शुद्धता को दर्शाता है और मानक को पूरा करने में जो है वो मदद करता है। ठीक है, तो ये जो है ये इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है और जो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1987 को हुई थी। पहले ये ISI था, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था,
बाद में से BIS कर दिया गया, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखेंगे एक चौथा जो हमारी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जिसको शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं, ISO कहते हैं, ठीक है, ISO कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं, ISO भी कहते हैं। तो जो ISO है इसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका ISO का हेड ऑफिस है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 25 फरवरी 1947 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 25 फरवरी 1947 ईस्वी को हुई थी। और यह क्या करता है, ये वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की सुविधा के लिए एक सार्वभौमिक मानक को बढ़ावा देना है, ठीक है, वस्तु और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की सुविधा के लिए, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, वस्तुओं और सेवाओं के लिए, ठीक है, कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्रदान करता है। जो हमारी जो वस्तुएं हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, उनकी जो है वो सर्विस को प्रोवाइड करता है, उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा प्रोवाइड करता है। और कोई भी सामग्री है जो हम एक दूसरे आयात एवं निर्यात करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें किसी भी जो है उत्पादकर्ता को सहूलियत प्रदान करता है उसके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो है वो आयात निर्यात में मदद करता है, यानी उसके विनिमय में, ठीक है, विनिमय का मतलब क्या हुआ कि क्रय विक्रय में, ठीक है, जैसे हम विदेशों से कोई सामग्री खरीदते हैं और अपने यहाँ से कोई सामग्री विदेशों को बेचते हैं, ठीक है, जिससे हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। तो कृषि भी प्रोडक्ट के, चाहे वो कृषि उत्पाद हो चाहे अन्य कोई उत्पाद हो, ठीक है, तो उसके हम विनिमय से, उसके विपणन से, जो विपणन करने में उसकी सहायता करता है और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है उसका निराकरण करता है और कई प्रकार जोखिम होते हैं बिजनेस के, उसको भी कम करने में ये मदद करता है, ठीक है। और कोई भी समस्या होती है व्यापारी को तो उसके लिए भी ये खड़ा रहता है और उसकी समस्या का निराकरण करने का भी काम जो है वो करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में मदद करने का काम जो है वो करता है, ठीक है। तो जो भी नियम है, कानून है, उसको फॉलो करने में मदद करता है। ये कौन करता है, ISO करता है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 25 फरवरी 1947 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद अगला इंस्टीट्यूट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं, ठीक है। नाबार्ड जो है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, हम इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। तो जो ये है नाबार्ड जिसको बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कई सारे एग्जाम्स में इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया जाता है आपसे, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर आपका जो है एकेडमिक रूप से किसी भी आयोग का एग्ज़ाम हो, ठीक है, UPPSC UPSSC लेवल का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्रीकल्चर से कंपटीशन की एग्ज़ाम, अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। चाहे इसका फुल फॉर्म पूछे, चाहे इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है ये पूछे, चाहे इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछे, चाहे इसके कार्य क्या है ये पूछे, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आपसे पुटअप किया जाता है। तो इसके बारे में हमारे लिए जानना जो है वो बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बैंकिंग से रिलेटेड जो बैंक से रिलेटेड सबसे जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
जिसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी की इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। हेड ऑफिस इसका कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई में है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो पुनर्वित्त द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार से जो सबसे बड़ी जो है वो एक प्रकार से बैंकिंग की संस्था है, कृषि विभाग की, कृषि ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी बैंकिंग की संस्था है जिसका नाम नाबार्ड है। ये जो है प्रमुख रूप से जो हमारी जितनी भी ग्रामीण बैंकें हैं, ठीक है, भारत की जो ग्रामीण बैंकें हैं जिसको हम रूरल बैंक के नाम से जानते हैं, आरआरबी को कहते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण बैंकें हैं और जो एक प्रकार से हमारी सहकारी संस्थाएं हैं, ठीक है, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनका पर्यवेक्षण का काम, उनका सुपरविज़न का काम कौन करता है? नाबार्ड करता है। ठीक है, उनको जो वित्तीय सहायता प्रदान करता है वो कौन करता है? नाबार्ड करता है। जितनी भी ग्रामीण बैंकें हैं, जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उन सभी का जो संचालन, उनको वित्त का जो प्रोवाइड करना, उनको जो है सुपरविज़न करना, इन सभी का काम जो है वो कौन करता है? नाबार्ड करता है। ठीक है, तो उनको वित्त की सहायता प्रदान करना नाबार्ड करता है। और नाबार्ड जो है वो कई प्रकार से जो है वो फार्मर्स को फाइनेंशियली हेल्प करता है। कृषि ऋण भी नाबार्ड जो है वो प्रोवाइड करता है। और कई सारे जो है वो एग्रीकल्चरल जो है एग्रीकल्चरल लेवल के जो एग्रीकल्चरल जो व्यवसायी हैं उसको भी नाबार्ड जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन भी नाबार्ड के द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो नाबार्ड जो है कृषि विभाग की, कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय की सबसे बड़ी एक संस्था है जो कि वित्त प्रोवाइड करती है कृषि संबंधित, कृषि ग्रामीण विकास संबंधित चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इन जो बैंकों का संचालन भी होता है और यह जो है वो क्या करता है? ग्रामीण समुदायों, मुख्य रूप से किसानों को अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष वित्त प्रदान करता है। जैसा कि मैंने बताया जो है वो फार्मर्स को एग्रीकल्चरल हेल्प के लिए, फार्मर्स को यानी किसानों को कृषि वित्त, कृषि के लिए, कृषि संबंधित कार्य के लिए जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से वित्त की सहायता करता है, यानी लोन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वर्तमान में जिसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, वर्तमान में जो हैं वो हैं शाहजी हैं। ठीक है, शाहजी हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। शाहजी केवी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म होता है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है। ठीक है, तो इसके मैंने कार्य बता दिया। ठीक, अब आगे बात करेंगे भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई जिसको कहते हैं। ठीक है, एफसीआई जिसको हम क्या कहते हैं? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये अभी तक की जो है वो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जो है वो निगम, जितने भी निगम्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके कॉरपोरेशंस हैं, निगम हैं, उनमें सबसे बड़ा जो निगम है वो है भारतीय खाद्य निगम, इसको एफसीआई के नाम से जानते हैं। तो एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय खाद्य निगम के नाम से जानते हैं, और ये सबसे बड़ा निगम है अभी तक का। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1 जनवरी 1965 ईस्वी को। ठीक है, 1 जनवरी 1965 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड ऑफिस है वो पहले तो जो है वो चेन्नई में था। ठीक है, जो इसका हेड ऑफिस है वो पहले चेन्नई में था, लेकिन बाद में नई दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक, तो एफसीआई जिसका फुल फॉर्म है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 ईस्वी को हुई थी। अब इसके बारे में जानते हैं कि देश में कृषि वस्तु का भंडारण एफसीआई की मुख्य जिम्मेदारी है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री अशोक मीना है। ठीक है, तो इस एक प्रकार से जो कृषि, भारत में जो कृषि उत्पाद हैं, ठीक है, कृषि वस्तु हैं, कृषि मतलब मुख्य रूप से अनाज। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से किसका कृषि उत्पाद में क्या आता है? अनाज आते हैं। तो अनाज के भंडारण का सबसे बड़ा जो है वो जो केंद्र है वो है एफसीआई। ये जो है लगभग गेहूं और मुख्य रूप से गेहूं का, चावल का मुख्य रूप से भंडारित करता है। ठीक है, और उसकी आपूर्ति को देश में बनाए रखता है, मतलब पूरी तरह से उसकी सप्लाई का भी काम जो है वो करता है। तो ये जो है
एक प्रकार से सबसे बड़ा निगम है जो गेहूं की खरीद जो करता है, वो लगभग 15 से 20% जो है वो 20% जो है वो गेहूं की खरीद करता है देश में, और लगभग 15% जो है वो चावल की खरीद जो है वो करता है। और ये एक प्रकार से जो एमएसपी होता है, जो मिनिमम इसका दाम होता है, एमएसपी जो होता है, ठीक है, जो प्राइस होता है मुख्य रूप से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, उसी के आधार पे ये किसानों से जो है वो अनाज को खरीदता है और उसे संग्रहित करता है, भंडारित करता है, और फिर देश में जो इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपूर्ति होती है, उसको पूरा करने में ये उसकी सप्लाई में भी ये पूरी तरह से हेल्प करता है। और ये जो है अब वर्तमान समय में दलहन का भी परचेज़ करने लगा है, ठीक है। पिछले 2 सालों से ये दलहन को भी परचेज़ करने लगा, लेकिन मुख्य रूप से पहले गेहूँ को और ये जो है एक प्रकार से चावल का परचेज़ करता था, लेकिन अब अन्य फसलों का भी दलहन का भी परचेज़ करने लगा है। तो ये जो है एमएसपी जो रेट होता है वो उसी की दर पे जो है वो फार्मर से अनाज को जो है वो परचेज़ करता है और भंडारित करता है, और उसकी सप्लाई पूरे देश में जो है वो करता है, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो श्री अशोक मीना है, ठीक है। तो एक प्रकार से सबसे ज़्यादा जो अनाज का भंडारण करता है, सबसे ज़्यादा जो है वो किसानों से जो परचेज का जो हमारा उत्पाद होता है उसको एफसीआई के द्वारा ही खरीदा जाता है और फिर इसको भंडारित किया जाता है। फिर जहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी अनाज को देश में अनाज की आपूर्ति को बनाए रखने में ये मदद करता है, ठीक है। जो हमको फ्री राशन मिल रहा है, ठीक है, अंत्योदय योजना के द्वारा, या फिर वैसे जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फ्री राशन योजना है, एनएफएसएम जो भी है, उसके तहत जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के द्वारा जो अनाज हमको मिल रहा है वो किसके द्वारा मिल रहा है, वो एफसीआई गोदाम से ही आता है, तब हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका मुख्य काम है जो कृषि उत्पाद हैं, जो कृषि उत्पाद वाली वस्तुएं हैं, मुख्य रूप से अनाज का भंडारण काम जो है वो एफसीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जो संस्थान है वो है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO, ठीक है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। और ये जो है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विनिमय और प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है, एक देश से दूसरे देश में जो हम व्यापार करते हैं चीज़ों का, उसमें हमें सुविधा प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो है वो कृषि हो या कोई भी उत्पाद हो, कृषि या कृषि से संबंधित कोई उत्पाद हो, अन्य कोई भी उत्पाद हो, तो एक राज्य से एक के देश से दूसरे देश में जिसको हम व्यापार करते हैं, भेजते हैं, तो उसको जो है वो मार्केटिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है, जोखिम भी कम करता है, व्यापारियों को एक प्रकार से प्रोत्साहन प्रदान करता है, व्यापारियों को सुविधा प्रदान करता है, और किसी भी रिस्क जो जोखिम है उसको कम करने का काम जो है वो करता है, ठीक है। उद्योग को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है। ये इसका प्रमुख जो है वो कार्य है, ठीक है। तो WTO की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये जो है वो एक सामग्री को, कृषि व्यापार को प्रोत्साहित करता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है, और क्रय और किसी भी सामग्री के क्रय और विक्रय में मदद करता है। इसके बाद भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य था, ठीक है। भारत जो था विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य। इसके जो WTO के कई सारे देश जो है, कई सारे देश जो है वो इसके मेंबर हैं, जो आपस में जो है वो समझौता करके किसी भी समस्या को, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी प्रकार की व्यापारिक समस्या को हल करने का काम भी जो है वो करता है। और इससे पहले जो है वो, इससे पहले टैरिफ एंड ट्रेड, इसे गेट कहते हैं, ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड जो था पर सामान्य समझौते के रूप में नामित किया गया था, जिसे जनवरी 1948 ईस्वी को स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसके पहले जो है जो ऑर्गेनाइजेशन था, गेट था, ठीक है, जिसको हम टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जानते थे। ये भी व्यवसाय की नामित संस्था थी, जो जनवरी 1948 ईस्वी को इसे स्थापित किया गया था, और उरुग्वे दौरे में 8वें बार, ठीक है। तो ये इसके WTO पहले जो है वो
गेट एक संस्था थी जो व्यापार को कृषि जो भी व्यापार का निगरानी का काम, निरीक्षण का काम जो है वो करती थी। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, इसको हम क्या कहते हैं, नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये कहाँ पर है, जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1988 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। और इससे क्या काम है कि इसका काम है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन में निर्दिष्ट प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श और अनुसंधान प्रदान करना। ठीक है। बाद में इसका नाम बदल करके वर्तमान समय में चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान रख दिया गया। ठीक है। राष्ट्रीय जो कृषि विपणन संस्थान है जो जयपुर में है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1988 ईस्वी में हुई थी, ये भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है जो कृषि, ठीक है, जो कृषि के व्यापार को, कृषि के विपणन को बढ़ावा देता है, कि किसानों को प्रोत्साहित करने का काम करता है। ठीक है। किसानों को प्रशिक्षण देने का काम करता है, किसानों को जो रिस्क है, विपणन का जो रिस्क है उसको कम करने में मदद करता है। कई सारे जो है वो कई सारी चीज़ों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित करता है, समय समय पर ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करता है, जिससे फार्मर जो है वो विपणन के प्रति जो रिस्क है, कृषि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के प्रति जो रिस्क है उसको कम कर सके। ठीक है। देखो, किसान जो है वो बड़ी मेहनत से खेती करता है और अपने अन्न को उपज करता है, तो अन्न की जब उपज को करता है और जब उसको उसका उचित मूल्य प्राप्त हो, तभी कृषि व्यवसाय का महत्व जो है वो होता है। ठीक है। अगर कृषि उत्पाद का सही मूल्य नहीं प्राप्त होता है तो उस उत्पाद का कोई महत्व जो है वो नहीं होता है उसके लिए। ठीक है। तो जब कृषि का जब विपणन अच्छा होगा, विपणन की अच्छी विधियां होगी, विपणन के तरीके अच्छे होंगे, सही जो है वो जगह पे वो किसान अपनी चीज़ों को बेच सकेगा, जहां उसको उचित मूल्य मिल सके, उसको सुविधाएं मिल सकें, तभी विपणन का महत्व होगा। तो किसानों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना, उनके विपणन को रिस्क को कम करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, इन सभी को जो है वो कौन दूर करता है, राष्ट्रीय कृषि विपणन जो संस्थान है वो जो है इन सभी का निराकरण करने का काम जो है वो करता है। ये कहाँ पर स्थित है, वो जयपुर में स्थित है, जयपुर के राजस्थान में स्थित है। वर्तमान समय में इसका नाम जो है परिवर्तित करके चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कर दिया गया। ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि इसका नाम जो है परिवर्तित करके चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है वो कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल को क्या कहते हैं, ट्राइबल को क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसको हम ट्राइफेड कहते हैं। ठीक है। ट्राइफेड के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है। क्या नाम होता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इसको हम जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। जो ट्राइफेड था उसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है देश के आदिवासी समुदायों में वन उत्पाद के विपणन की प्रणाली विकसित करना। ठीक है। तो जो ट्राइबल फैमिली के लोग थे, जो इस प्रकार से आदिवासी लोग थे, जो जिनका रहन सहन जो है वो वनों में, जंगलों में होता था, तो उनकी संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए ट्राइफेड की स्थापना जो है वो की थी। ट्राइफेड के माध्यम से जो भी आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को, जो भी वहाँ के उत्पाद हैं, जंगलों के उत्पाद, भाई जंगल में रहते हैं तो वो जंगल संबंधित चीज़ों को बनाएंगे, बेचेंगे। ठीक है। तो जंगल से चीज़ों से जो बनाए गए उत्पाद हैं, जैसे बैम्बू से बनाए गए, ठीक है, बांस की लकड़ियों से बनाए गए जो फर्नीचर, कृषि उत्पाद, ठीक है, टोकरियाँ हो गई, जो है खिलौने हो गए, या फिर जो है वो फर्नीचर हो गए, या फिर और चीज़ें जो है वो बास्केट्स हो गई, ठीक है, चीज़ों को रखने के लिए, या फिर गुलदस्ता हो गए। ठीक है। तो जितने भी वन हैं और वन की लकड़ियां हैं, वनों से संबंधित जो उत्पाद हैं,
जो तमाम प्रकार के प्रोडक्ट हैं उसको बेचने के लिए, ठीक है, उसको बेचने में सहूलियत के लिए उनके विपणन की प्रणाली को विकसित करना, ठीक है, उनकी विपणन की प्रणाली को उनको विकसित करना, उनको संवर्धन प्रदान करना, उनको संरक्षण प्रदान करना और उनके मार्केटिंग में सहयोग करना, ये ट्राइफेड का प्रमुख उद्देश्य रहा है, ठीक है। तो इन सभी के लिए जो है वो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है। तो आगे इसके बारे में बात करेंगे कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडा, एपिडा जिसे कहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे क्या कहते हैं, एपिडा कहते हैं, ठीक है, एपिडा कहते हैं। इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी फरवरी 1986 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, फरवरी 1986 ईस्वी में हुई थी। और इसका काम क्या होता है कि प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधिनियम स्थापित करती है, ठीक है। तो ये जो है जो एपिडा है, एपिडा जो है वो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद प्राधिकरण ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना फरवरी 1986 ईस्वी में हुई थी। और ये जो संस्थान है एपिडा जो है वो कृषि प्रोसेस्ड, ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, जो कृषि के उत्पाद हैं, जो प्रोसेस्ड फूड हैं, ठीक है, कृषि के उत्पाद, ठीक है, मतलब कि जो उत्पाद हैं उनको प्रिजर्वेट करना, प्रोसेस्ड करना। जैसे उनके मान लीजिए फल है तो फल से तमाम जो प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे अचार हो, चटनी हो, मुरब्बा हो या फिर जैम हो, जेली हो, ठीक है। तो फ्रूट से संबंधित जो प्रोडक्ट प्रोसेस होते हैं, वेजिटेबल संबंधित जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल से संबंधित जो आपके जो है अचार हो गए, चटनी हो गया और सॉस हो गया, तमाम चीज़ें जो बनती हैं उनसे संबंधित हो गया, या फिर सब्जियों से, अन्य चीज़ें से चिप्स हो गया। तो जितने भी ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, इनके प्रोसेस का काम, इनके जो है वो प्रोसेस काम, प्रोसेस जो फूड हैं, जो संरक्षित खाद्य हैं, उनके संरक्षण काम, उनके संवर्धन काम, उनके विपणन का काम, उनके उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए और उनके उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने का जो भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जो भी संरक्षित खाद्य पदार्थ हैं, उनको जो है वो उनके निर्यात के लिए, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पे बेचने का काम जो है वो, बेचने में जो सुविधा प्रोवाइड करता है वो है एपिडा, ठीक है। तो एपिडा जो है वो सबसे बड़ी सहकारी संस्था है जो कृषि उत्पाद, कृषि जो है वो प्रिजर्वेट, कृषि प्रोसेस्ड, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को बेचने का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो होता है। ये कई सारे प्रोडक्ट को, जितने भी कृषि से संबंधित प्रोडक्ट हैं, खाद्य उत्पाद के प्रिजर्वेट चीज़ें हैं जो संरक्षित की जाती हैं, जो बॉटलिंग की जाती हैं, बॉटल में पैक की जाती हैं, डिब्बों में पैक की जाती हैं और जो है पन्नियों में पैक की जाती हैं, उनके पैकेट्स बनते हैं, उनको संरक्षित किया जाता है, काफ़ी दिनों तक उनकी मार्केटिंग की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचने में उसकी सहूलियत कैसे होती है उसको प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। इन सभी का काम जो है वो कौन करता है, एपिडा करता है, ठीक है। तो ये जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान है। इसके बारे में राष्ट्रीय कृषि, नेशनल एग्रीकल्चर, नेफेड इसको कहते हैं, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर थोड़ा सा सर गया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन, राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संगठन। थोड़ा सा ये कट गया है मैटर, ठीक है। राष्ट्रीय, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, नेफेड। इसको क्या कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संघ, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी संघ जो है वो, इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इसका काम क्या है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। नेफेड की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी।
यह भारत में कृषि से संबंधित उत्पादों के लिए सहकारी विपणन का सर्वोत्तम निकाय है। ठीक है, तो नैफेड जो है वो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनके सहकारी विपणन का एक महत्वपूर्ण सबसे सर्वोत्तम जो निकाय है वो है नैफेड। इसका काम है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर उत्पाद हैं उनको सहकारी संगठन के द्वारा, ठीक है, सहकारी संगठनों की मदद से उनको कैसे क्रय विक्रय किया जा सकता है इसमें मदद करता है। एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे बड़ा जो सहकारी संगठन है वो है नैफेड। ठीक है, इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ठीक है, विपणन और निरीक्षण निदेशालय DMI हेडक्वार्टर फरीदाबाद। ठीक है, विपणन और निरीक्षण निदेशालय जिसको हम डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन क्या कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये जो है ये डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग विपणन और निरीक्षण निदेशालय हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। ठीक है, फरीदाबाद में, और इसका एक ऑफिस जो है नागपुर में है, महाराष्ट्र में भी है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, इसका हेड ऑफिस जो है वो एक प्रकार फरीदाबाद में है और इसकी एक ब्रांच है नागपुर में भी, महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका काम क्या है, मुख्य जिम्मेदारी कृषि जिनसों की गुणवत्ता नियंत्रण है। तो ये जो है मुख्य रूप से जो कृषि उत्पाद हैं उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना, उसकी जो है वो शुद्धता को बनाए रखना, ये जो है इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, ये जो है इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होता है और ये जो है कृषि जो उत्पाद हैं उसकी गुणवत्ता को, उसके मानक को, उसके संरक्षण को बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं वो गुणवत्ता के मानक के अनुसार होने चाहिए। ठीक है, नियमों को फॉलो करना चाहिए, ये इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो है एक प्रकार से प्लान क्वारंटाइन का भी काम करता है। जो भी उत्पाद बाहर से आ रहे हैं विदेशों से, हम कोई भी कृषि, ठीक है, कृषि में क्या आ जाएगा, जैसे प्लांट है, फिर या फिर प्लांट कोई मटेरियल है, सीड है, रूट है, ठीक है, तना पत्ती जड़ कोई भी प्लांट पार्ट है, या फिर जो है वो कोई अन्य उत्पाद है, ठीक है, अनाज है कोई जो हम विदेशों से मंगा रहे हैं और उसकी जांच की जाती है। ठीक है, यहाँ पर लैब्स होती हैं, ये प्रयोगशालाएं होती हैं जहाँ पर उन उत्पादों की जांच होती है और यह इसलिए जांच होती है कि मान लीजिए उसके साथ कोई जो है घातक बीमारी तो हमारे देश में नहीं आ रही है, कोई हानिकारक कीट तो नहीं आ रहा है जो हमारे यहाँ पहले से ना पाया जाता रहा हो और आ करके हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल जाए और वो नुकसान जो है वो काफ़ी कर दे। ठीक है, इस प्रकार से, या कोई खरपतवार तो नहीं आ रहा हो बीज के साथ में जो हमारे यहाँ आकर के और ज़्यादा हार्मफुल हो जाए। तो इन सभी की जांच के लिए जो लैब्स होती हैं वहाँ पर जांच की जाती है, तभी हम उसका परीक्षण आसानी से जो है वो कर पाते हैं। इसीलिए जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई है। ठीक है, ये कोई प्रकार से ऐसी पोर्ट्स पे जहाँ पर एक दूसरे से चीज़ें मंगाई जाती हैं, ठीक है, सी पोर्ट्स पे फिर या समुद्र के बंदरगाहों के पास ये डिपार्टमेंट जो है वो स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगला जो कमीशन है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है, CACP जिसको कहते हैं। ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP जो इसका कहते हैं, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जिसकी स्थापना जो है 19 जनवरी 1965 ईस्वी को हुई थी। तो ये जो है ये क्या करता है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, वैधानिक समर्थन मूल्य SSP और अपराधिकृत मूल्य FPP की सिफारिश करता है। ठीक है, तो जो CACP होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो होता है, वो जो है क्या काम करता है, वो जो MSP निर्धारण करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी भी फसल का जो है वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो निर्धारित करता है
इसका जो है एक प्रकार से जिसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसी भी फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है वो CACP करता है। CACP की सिफारिश पे जो है वो किया जाता है। ठीक है, CACP की सिफारिश पे ही भारत सरकार के द्वारा जो है वो निर्धारित किया जाता है। CACP जो है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज जो होता है वो सिफारिश करता है भारत सरकार को, तो फिर उसके द्वारा ये जो है वो MSP किसी भी फसल का जो है वो निर्धारित किया जाता है। MSP जो है किसी भी फसल का जो है वो 2 बार निर्धारित किया जाता है, एक रबी की फसल में, एक जायद की फसल में। ठीक है, रबी खरीफ और जायद की फसल में MSP जो है वो किसी फसल के पहले ही जब उसकी बुआई होती है तो उसका MSP जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है कि इसी रेट पे ही गवर्नमेंट किसी भी किसान से जो किसान का जो उत्पाद होगा उसको परचेज करेगी। ठीक है, तो उसी आधार पे जो है वो करता है। तो इसका जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस होता है CACP होता है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित जो है वो करता है, गवर्नमेंट को सिफारिश करता है कि किसी फसल का नियंत्रण जो है वो क्या किया जाए। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, कई सारे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के इंस्टीट्यूट्स हैं उसके बारे में मैंने बताया आपको। तो ये क्लास कैसी लगी बिल्कुल कमेंट्स में आप बताएंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करें ताकि सभी लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ पाते और इस ज्ञान का जो है लाभ उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल हम भी नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।